Our next topic, steps taken after France became constitutional monarchy. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मोनार्की यानी राजा तो है लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही रूल करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज द सिस्टम इन विच द किंग हैज टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. So we are going to study what steps were taken in France after it became constitutional monarchy. First, on 4th August 1789, a law was passed abolishing the feudal system of obligation and taxes. 4th August 1789 को एक लॉ पास किया गया abolishing feudal system of obligation and taxes. फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, स्पेशली द पुअर पीपल, पुअर पीजेंट्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट had to work in the houses of the nobles free of cost and they had to pay various kind of taxes to the nobles. So this law was passed that all kind of feudal system of obligation and taxes would be abolished. This law was passed on 4th August 1789. Second, members of clergy were forced to give up their privileges. जो क्लर्गी थे, चर्च के मेंबर्स थे, चर्च के फादर्स थे, वो जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रिविलेजेस लेते थे, अब उनको वो सारे प्रिविलेजेस उनसे ले लिया गया. लैंड ओन्ड बाय द चर्च वॉज कॉन्फिस्केटेड. जो ज़मीन, लैंड चर्च के पास होता था उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब वो चर्च से ले लिया गया, वापस ले लिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in national assembly. 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा गया कि जो भी लॉज बनेंगे वो कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली बनाएगा. The king cannot make any kind of laws. All the laws will be made by the National Assembly. Next, citizens were classified as active and passive citizens. Only active citizens had the right to vote. अब citizens को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जिनको वोटिंग राइट था और पैसिव सिटीजन वो होते थे जिनको वोटिंग राइट नहीं था. ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे. Now let us understand the difference between active citizen and passive citizen. Active citizen, only men above 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of laborer's wage had the voting right. वो मेन जो 25 इयर्स के एज के थे और जो टैक्स पे करते थे इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाता था और इन्हें ये जो थे इनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था. एक्टिव सिटीजन कौन थे? वो मेन जिनकी एज 25 इयर्स की हो गई थी और जो एटलीस्ट 3 दिन के लेबरर्स वेज के बराबर का टैक्स पे करते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाता था एंड दे वर कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन. Next is passive citizen. All men who did not pay taxes and the women were classified as passive citizens. The passive citizens did not have the voting right. All men who did not pay taxes, जो टैक्सेस पे करते थे एटलीस्ट 3 days के लेबरर्स वेज के बराबर और जिनकी एज 25 ईयर्स तक की हो चुकी थी, दे वर क्लासिफाइड एज एक्टिव सिटीजन. और रिमेनिंग मेन जो थे जो टैक्स पे नहीं करते थे और बाकी सारे वुमेन जो थी वो क्या कहलाती थी? पैसिव सिटीजन्स. दे डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट. Now let us understand the various incidents that took place after France became constitutional monarchy.
अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। अब उसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद क्या क्या हुआ, लेट अस अंडरस्टैंड। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries agreed to help Louis XVI. These rulers, that is the rulers of Prussia and Austria, made plans to send their troops to put down the events taking place in France. लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, लेकिन ये मजबूरी में हुआ था। इट वॉज ऑल डन फोर्सिबली, इट वॉज इम्पोज्ड ऑन लुई 16. लुई 16 accepted the constitution because of fear. He was not at all happy. So he had entered into a सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूसिया. प्रूसिया जो एक नेबरिंग कंट्री था फ्रांस का, उसके साथ, उसके राजा के साथ लुई 16 ने सीक्रेटली एक एग्रीमेंट किया और उससे मदद मांगी. एंड द रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, दे एग्रीड टू हेल्प लुई 16. जो नेबरिंग कंट्रीज के जो रूलर्स थे, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के जो रूलर्स थे, वो लुई 16 की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आज जो फ्रांस में हो रहा है वो उनके साथ भी हो सकता है. तो उन्होंने एक प्लान बनाया. क्या प्लान बनाया? दे मेड ए प्लान टू सेंड देयर ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा था उस सब को रोकने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपनी आर्मी को वहाँ पे भेजेंगे. But before this could happen, the National Assembly declared war against Austria and Prussia. Thousands of volunteers from common people joined the war. They saw this war as war of common people against all kings and aristocracies all over the Europe. लेकिन प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जब तक अटैक करते, उसके पहले इसकी खबर, इस प्लानिंग की, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अटैक के प्लानिंग के बारे में नेशनल असेंबली को खबर लग जाती है. एंड नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया. प्रूसिया और ऑस्ट्रिया अटैक करता, उसके पहले नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को अटैक कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम कॉमन पीपल जॉइन द वॉर. इस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ कॉमन पीपल ने ज्वाइन किया, आम इंसानों ने ज्वाइन किया. कॉमन पीपल ज्वाइन दिस वॉर. They saw this war as war of common people against all kings and aristocracies all over the Europe. ये कॉमन पीपल को लगा ये वॉर जो है ये उनका वॉर है. दिस इज द वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट ऑल किंग्स एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप. ये वॉर जो है ये सारे कॉमन पीपल का वॉर है किंग और एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ. Now we are going to study about Revolutionary War. Revolutionary War. Now हमने अभी पढ़ा कि कॉमन पीपल ने, जब प्रूसिया और ऑस्ट्रिया अटैक करने वाली थी, इसकी खबर नेशनल असेंबली को लग जाती है. तो नेशनल असेंबली प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक करता है और इस अटैक में कौन सपोर्ट करता है? कॉमन पीपल. तो रेवोल्यूशनरी वॉर क्या है? द वॉर डिक्लेयर्ड बाय नेशनल असेंबली अगेंस्ट Prussia and Austria, which was joined by the common people voluntarily. Voluntarily means अपनी मर्जी से. Thinking it to be the war of all common people against all kings and aristocracies is known as Revolutionary War. You can see the common people going for the war in this picture. The common people leaving their homes. The men are going. The women are bidding them goodbye. सो दैट वॉज रेवोल्यूशनरी वॉर. वो जो कॉमन लोग जो नेशनल असेंबली का सपोर्ट करते हैं, वो जब प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली वॉर डिक्लेयर करती है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशनरी वॉर.
Now, impact of revolutionary war on the common people. ये revolutionary war का common people पर क्या असर पड़ा? Let us understand. The revolutionary war brought losses and economic difficulties to the people. While men were away fighting at the front, women had to struggle for earning livelihood and looking after their families. सारे men तो चले गए थे war fight करने के लिए. अब women को पूरे घर का भी काम करना पड़ रहा था and they had to struggle to earn their livelihood also. Men were fighting the war, women had to look after the house as well as to struggle for earning livelihood. So the war brought losses and economic difficulties to the people.